सांची फिल्म 2021 में रिलीज हुई है। इस फिल्म की कहानी 10 रहस्यमय रिंग्स की है, जिसे पहनने वाले की उम्र कभी बढ़ती नहीं और वो अमर रहता है। ये कहानी हजारों साल पहले की है, जहां हमें एक वेनवू नाम का योद्धा दिखाया जाता है। उसके पास वही रहस्यमय रिंग्स होते हैं और ये उसके पास कहां से आया और कैसे आया ये कोई नहीं जानता। उस रिंग्स की एक खासियत थी, वो जरूरत के हिसाब से किसी भी हथियार में बदल सकता था और उसकी वजह से वेनवू को अमर रहने का वरदान मिला था। साथ ही वो रिंग्स के कारण बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था। वो चाहता तो अपनी इस शक्ति को अच्छाई के लिए लगा सकता था, पर उसे तो पूरी दुनिया में राज करना था। हजारों सालों से अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया के हर कोने में फैल गया और अपनी एक सेना बनाई, जिसका नाम रखा द 10 रिंग्स। वो पैसों और ताकत के पीछे हजारों सालों तक भागता रहा, पर उसे कुछ और भी चाहिए था। वो एक जादुई गांव तालों पर रिसर्च करने लगा। वो एक अदृश्य गांव है, जहां पर पौराणिक और कई तिलिस्म जीव है, जहां के लोग देवताओं के युद्ध कला जानते थे। वेनवू उस गांव पर भी कब्जा करना चाहता है और काफी रिसर्च करने के बाद उस गांव के लिए निकल पड़ता है, पर वो गांव एक घने जंगल के उस पार है और उसे पार करना आसान नहीं है। वो जंगल किसी भूल भुलैया की तरह है और वहाँ के पेड़ जीवित है, जो उनकी गाड़ी को धक्का देकर एक खाई में गिरा देती है। लेकिन वेनवू उन रिंग्स की वजह से बच जाता है और फिर से उस जंगल को पार करने की कोशिश करता है। तभी उसे रोकने उस गांव की गार्डियन यिंगली वहाँ आती है। उसके पास अद्भुत शक्ति थी, क्योंकि वहाँ के लोग देवताओं के योग कला जानते थे। इसलिए वेनवू उस गांव को कब्जाना चाहता था, पर वो यिंगली से रिंग्स के पावर उसके साथ होने पर भी हार जाता है। पर यिंगली उसे जान से नहीं मारती, उसे जाने देती है। वहीं वेनवू भी उस पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद वेनवू यिंगली से हमेशा मिलने लगा और उसके साथ समय बिताता। इस तरह उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। पर इसके लिए तालों के लोग नहीं मानते, इसलिए यिंगली अपना सब कुछ छोड़ के वेनवू के साथ भाग आती है और उससे शादी कर लेती है। वेनवू भी शादी के बाद पूरी तरह से बदल जाता है और बुरे काम करना छोड़ देता है। यहाँ तक वो उन रिंग्स को भी अपने हाथों से उतार देता है और एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीने लगता है। कुछ साल बाद वेनवू का एक बेटा होता है, जिसका नाम वो सांची रखता है, और उसके 2 साल बाद उसकी एक बेटी होती है सियालिंग, जिससे वेनवू की जिंदगी खुशी से भर गई थी। पर उसके दुश्मनों को पता चल चुका था कि उसने अपने रिंग्स उतार दिए हैं और एक साधारण इंसान की तरह जी रहे हैं। इस कारण एक दिन उसके पुराने दुश्मन आयरन गैंग उसके घर आ पहुंचते हैं। उस समय वेनवू अपने घर पर नहीं था। घर पर उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी थी, जिससे आयरन गैंग के लोग उन्हें मारने का फैसला करते हैं। इस कारण यिंगली उनसे लड़ने लगती है। हालांकि वो एक फाइटर थी, पर उसने अपनी सारी शक्ति तालों में ही छोड़ाई थी और सामने वाले दुश्मन ज्यादा थे, इसलिए वो लड़ते वक्त मारी जाती है। जब वेनवू वापस अपने घर आता है तो अपने दोनों बच्चों को अपनी पत्नी के पास रोता हुआ देखता है। आयरन गैंग के लोग उसकी पत्नी को मारकर भाग गए थे, जिससे वेनवू पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस कारण उसके लिए उसने बुरे काम करने छोड़ दिए थे, पर अब अच्छाई से उसका भरोसा उठ गया है। वो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो रिंग्स दोबारा पहन लेता है और सांची के साथ उस गुंडों के अड्डे में पहुंचता है, ताकि सांची उस गुंडों की पहचान करा सके जिसने उसकी मां को मारा था। उसके बाद वेनवू अपनी रिंग्स की मदद से सभी गुंडों को मार देता है, पर उसका लीडर वहाँ पर नहीं था। उसे पता चल चुका था कि वेनवू उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो कहीं छुप गया था और आगे उसे ढूंढकर मारने के लिए वेनवू अपने बेटे को तैयार करता है। वेनवू सांची को फाइटिंग
फाइटिंग की कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जिससे देख उसकी बहन भी उसकी तरह फाइटिंग सीखना चाहती थी। पर वहाँ लड़कियों को ये सब अलाउ नहीं था, पर सियालिंग उन्हें दूर से ही देखकर सीखने लगती है। इस तरह सांगजी फाइटिंग सीखते सीखते पूरे 14 इयर्स का हो जाता है। उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, वो एक खतरनाक फाइटर बन गया था। इधर वेनवू ने आयरन गैंग के लीडर का पता लगा लिया था और उसे खत्म करने के लिए सांगजी को भेजता है, पर सांगजी उसे खत्म करने के बजाय अपने पिता से दूर अमेरिका भाग आता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसकी माँ के ऐसे संस्कार नहीं है। वो कभी भी अपने बच्चों को इस तरह के काम करने नहीं देती, इसलिए वो अपने पिता से दूर रहने का फैसला करता है। आगे कहानी में हमें 10 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ सांगजी अमेरिका में अपना नाम बदल के एक छोटी सी नौकरी कर रहा है और उसकी एक करीबी दोस्त है केटी, जिसकी फैमिली से सांगजी काफी अटैच्ड है। केटी भी उसी के साथ काम करती थी। वहीं एक दिन सांगजी के पास उसकी बहन सियालिंग के नाम से एक पोस्ट कार्ड आता है, जिसमें सियालिंग ने उसे मकाओ में मिलने बुलाया था, पर सांगजी उस पोस्ट कार्ड को इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं एक दिन सांगजी केटी के साथ बस से ट्रेवल कर काम में जा रहा था, तब उसके पिता के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल वो उसके गले के उस लॉकेट को लेने आए थे, जिससे बचपन में उसकी माँ ने दोनों भाई बहन को पहनाया था। वो लॉकेट उसकी माँ ने तालों से लाया हुआ था, इसलिए सांगजी बस में ही उनसे फाइटिंग करने लगता है। वो उनसे पीछा तो छुड़ा लेता है, पर अपने लॉकेट को नहीं बचा पाता। उसके पिता के आदमी उस लॉकेट को ले जाते हैं। आखिरकार उसके पिता इस लॉकेट को क्यों चाहते हैं, ये जानने के लिए वो अपनी बहन के पास मकाओ चाइना जाने का फैसला करता है और उसके साथ उसकी दोस्त केटी भी जाना चाहती है और वो ये भी जानना चाहती है कि आखिर वो है कौन, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी सांगजी को फाइटिंग करते नहीं देखा था। वो दोनों उस पोस्ट कार्ड में लिखे एड्रेस के जरिए ट्रेन पकड़ के मकाओ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सांगजी केटी को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और अपना असली नाम बताता है, जिससे सुन केटी हैरान थी। इस तरह वो मकाओ पहुंच जाते हैं और अपनी बहन के दिए हुए एड्रेस गोल्डन फाइटिंग क्लब पर पहुंचते हैं, जो एक इलीगल जगह थी। वहां के मैनेजर ने सांगजी के उस बस वाली फाइटिंग की वीडियो देख ली थी, जो काफी वायरल हो रहा था, इसलिए सांगजी का धोखे से लिफ्ट में ही साइन ले लिया जाता है रिंग में उतरने के लिए। अब रिंग में उतरने के अलावा सांगजी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, पर वो अपने अपोजिट में अपनी बहन सियालिंग को देखता है। उसे देखते ही उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सियालिंग उसका एक नहीं सुनती और लगातार उसे पीटने लगती है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि सांगजी ने बचपन में उसे वापस घर आने का वादा किया था। इसलिए सियालिंग ने कई सालों तक उसका इंतजार किया और जब उसे लगा कि उसका भाई वापस नहीं आएगा, तो उसके जाने के 6 साल बाद उसने भी अपने पिता और घर को छोड़ दिया। इसलिए वो अपने भाई से नाराज थी। वहीं फाइटिंग खत्म होने के बाद सांगजी को पता चलता है कि सियालिंग ही यहाँ की ऑनर है। वहीं आगे सांगजी वही पोस्ट कार्ड दिखाता है जिसे सियालिंग ने भेजा था, पर सियालिंग का कहना था कि उसने उसे कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजे, जिससे सांगजी समझ जाता है कि ये काम उसके पिता का है, जो हो सकता है कि सियालिंग के पास भी वो लॉकेट लेने आए। और ठीक ऐसे ही होता है। उसके पिता के आदमी वहाँ आ पहुँचते हैं, जिससे वो तीनों बचकर भागने की कोशिश करते हैं, पर पकड़े जाते हैं, जिससे उनके बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। उसी दौरान सियालिंग से वो लॉकेट ले लिया जाता है। तब तक वेनवू भी वहाँ आ चुका था और वो अपने दोनों बच्चों को बताता है कि मैंने तुम दोनों पर हमेशा नजर रखा। मैं चाहता तो तुम्हें जबरदस्ती घर ले जा सकता था, पर मैंने तुम्हें अपने तरीके से जीने दिया। ये कहकर प्यार से सांगजी का सिर अपने सिर से लगाता है और उन्हें अपने साथ घर ले आता है। वहीं वो डिनर के दौरान तीनों को बताता है कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, जो मुझे मदद के लिए पुकारती है। तालों में एक पहाड़ है, जिसकी गहराई में एक दरवाजा है, जिसके पीछे तालों के लोग तुम्हारी माँ को छुपा कर रखे हैं, जो मुझे वहाँ से बाहर निकालने के लिए पुकारती है। दरअसल ये अजीब सी घटना वेनवू के साथ कुछ दिनों से हो रही है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे मदद के लिए पुकार रही है और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है, इसलिए इसे वो सच मानने लगा है। पर वहाँ जाना आसान नहीं है। उस रहस्यमय जंगल को साधारण इंसान पार नहीं कर सकते,
इस कारण उसे उस लॉकेट की जरूरत पड़ी। उस दोनों लॉकेट को एक ड्रैगन की मूर्ति पर लगाने से तालों के अंदर जाने का नक्शा बनता है, जिसमें वो रास्ता साल में एक बार खुलता है, केतु एकादशी के दिन, जो आज से 3 दिन बाद है, जिसमें वेनवू वहां जाकर अपनी पत्नी को छुड़ाना चाहता है और वो सांची से ये भी कहता है कि अगर ऐसा करते तालों के लोग उसे रोके तो वो उस गांव को तबाह कर देगा। ये सुनते ही सांची उसे ऐसा करने के लिए रोकता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ मर चुकी है और ये उसके पिता का भ्रम है, जिससे उसके पिता गुस्से में आकर तीनों को एक तहखाने में कैद कर लेता है। वहाँ वो तीनों एक ट्रेवर नाम के व्यक्ति से मिलते हैं, जो काफी सालों से वहाँ बंद है। वो तीनों को अपने बारे में बताता है कि वो एक एक्टर है। काफी सालों पहले उसने उसके पिता का रोल किया था, पर उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसे उसके पिता ने मारना चाहा, पर ऐन वक्त पर एक्टिंग कर उनका दिल जीत लिया। तब से उसके पिता ने उसे अपने मनोरंजन के लिए रखा हुआ है और उन्हें एक रहस्यमय प्राणी मॉरिस से मिलवाता है। वेनवू ने उसे तालों के जंगल से लाया था। मॉरिस सांची को पहचान लेता है, क्योंकि वो उसकी माँ को अच्छी तरह से जानता था। वो उसकी माँ के साथ तालों में बड़ा हुआ है, जो सांची को देखकर तालों को बहुत ज्यादा याद करने लगा है। मॉरिस इतने सालों से ट्रेवर के साथ रहकर उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रेवर भी उसकी भाषा समझने लगा है। वो तीनों को बताता है कि मॉरिस को तालों के अंदर जाने का खुफिया रास्ता पता है। वो तुम तीनों को वहाँ ले जाना चाहता है। इधर सियालिंग भी वहाँ से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता ढूंढ ली थी, इसलिए वो सभी तालों जाने का फैसला करते हैं और 10 रिंग्स के आदमियों से बचते हुए उस रहस्यमय जंगल के सामने पहुँचते हैं। उस जंगल को पार करने का मॉरिस उन्हें रास्ता बताता है, जहाँ वो सभी एक रहस्यमय झरने को पार कर तालों में पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मौसी यिंगनान उन्हें देखते ही पहचान लेती है कि ये यिंगली के बच्चे हैं और उनका प्यार से स्वागत करती है। मॉरिस भी अपने घर आकर बहुत खुश होता है। वहीं सांची अपनी मौसी को अपने पिता के बारे में बताता है कि उसे लगता है कि माँ जिंदा है और तालों में कैद है। उसे माँ की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो यहाँ उसे छुड़ाने आ रहे हैं, जिससे उसकी मौसी उसके पीछे की सच्चाई बताती है, जिसमें तालों का पूरा इतिहास छुपा हुआ था। ये तो बस एक छोटा सा गांव था। तालों तो बड़े बड़े शहरों से बना हुआ था और जहाँ लोग अपनी संस्कृति के साथ शांति से रहते थे। तभी एक जादुई द्वार से अंधेरे के हैवान अपनी फौज आत्मा भक्षक के साथ आया और जो भी उसके रास्ते में आए उनकी आत्मा को निगल गया, जिससे उसकी ताकत और बढ़ती गई। उसके बाद वो तालों को तबाह कर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा, जिससे बचाने तालों की महारक्षक एक ड्रैगन नदी से निकली और उस शैतान को उस काले द्वार के पीछे कैद कर लिया। तब से तालों के लोग उस द्वार की रक्षा करते हैं। उसकी मौसी उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे पिता पहले इंसान नहीं है। इससे पहले भी कई ताकतवर लोगों का इस्तेमाल कर अंधेरे के हैवान ने उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहा, पर तालों के लोग उन्हें हराकर दुनिया को बचाए रखा। अब वो तुम्हारे पिता का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 10 रिंग की मदद से वो आजाद हो सकते हैं। इसलिए वो तुम्हारी माँ की आवाज में उससे बात कर रहे हैं और उसे गुमराह कर रहे हैं। इसे सभी समझ गए थे कि अगर वेनवू को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए वो जंग की तैयारी करने लगे। उसकी मौसी दोनों भाई बहन को एक बेहतर कवच और हथियार देती है और उन्हें फाइटिंग के नए तरीके सिखाती है। केटी भी उनके साथ तीर चलाना सीख रही थी। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं और केतु एकादशी के दिन तालों का सीधा रास्ता खुलता है, जिसकी मदद से वेनवू अपनी फौज के साथ अपनी पत्नी को छुड़ाने वहां पहुंच जाता है। पहले तो उसकी मौसी वेनवू को समझाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो एक हैवान है जो तुम्हारा सहारा लेकर आजाद होना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। पर वेनवू उनका एक नहीं सुनता, जिससे दोनों ओर से लड़ाई
लड़ाई शुरू हो जाती है और खुद उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे सांची रोकने की कोशिश करता है, पर वेनवू उसे 10 रिंग्स की मदद से नदी में फेंक देता है और खुद रिंग्स की मदद से उस काले दरवाजे के पास पहुंच जाता है और रिंग्स की ताकत से मुक्की मारकर उसे तोड़ना शुरू कर देता है। वो दरवाजा बहुत ही मजबूत और बड़ा था, इसलिए वो उसे पूरी तरह से तोड़ नहीं पाता, पर उसमें क्रैक आना शुरू हो गया था, जिससे अंधेरे की फौज आत्मा भक्षक बाहर आने लगी और वहाँ लड़ रहे लोगों को मारकर उनकी आत्मा को दरवाजे के पीछे ले जाने लगे, ताकि अंधेरे के शैतान को ताकत मिले, जिससे वो दरवाजे से बाहर आ सके। उस समय वेनवू उस पर ध्यान नहीं देता और दरवाजे को तोड़ने में लगा रहता है, पर उसे देखकर वहाँ लड़ रहे दोनों ओर के लोग समझ गए थे कि मिलकर उनका सामना करना होगा, इसलिए वो एक दूसरे से ना लड़कर मिलकर उनका सामना करने लगते हैं और उन्हें तालों के हथियार से ही मारा जा सकता था, इसलिए सभी वही का हथियार इस्तेमाल करने लगे। इधर सांची नदी में डूब रहा था और मरने ही वाला था। तभी नदी की गहराई से तालों की महारक्षक ड्रैगन सांची के साथ नदी से बाहर आती है और आत्मा भक्षक को निगलने लगती है। वहीं सांची फिर से अपने पिता को रोकने के लिए उनसे लड़ने लगता है। इस बार जिस तरह उसकी माँ लड़ती थी और उसकी मौसी ने जिस तरह सिखाया था, ठीक उसी का इस्तेमाल कर सांची अपने पिता का 5 रिंग्स ले लेता है और फिर दोनों आधे आधे रिंग्स के साथ लड़ने लगते हैं। अब वेनवू अपने बेटे के सामने हार जाता है। सांची ने पूरे रिंग्स ले लिए थे, पर उसका मकसद अपने पिता को हराना नहीं था, वो तो केवल उसे रोकना चाहता था। वह अपने पिता के पूरे रिंग्स वापस कर देता है और उसे फिर से समझाता है कि वहाँ माँ नहीं है, वहाँ एक शैतान है। आखिरकार वेनवू समझ चुका था, पर बहुत देर हो गई थी। अंधेरे का शैतान दरवाजे से बाहर निकल आता है और सांची पर हमला करने वाला था, जिसे वेनवू बचा लेता है, पर वो राक्षस पीछे से वेनवू को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालना शुरू कर देता है। वहीं वेनवू मरने से पहले उन 10 रिंग्स को सांची को दे देता है और उस शैतान के हाथों मारा जाता है। उसके बाद वो शैतान गांव की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे रोकने के लिए महारक्षक ड्रैगन अपनी शक्ति से उसे नदी में घेर लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी उसकी फौज उसे बहुत सारी आत्माएं लाकर देता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है और अपने आप को छुड़ाकर महारक्षक ड्रैगन को पकड़कर उसकी आत्मा निकालने लगता है। अगर वो उसकी आत्मा निकालने में सफल हो गया तो उसे कोई नहीं मार पाएगा, पर इससे पहले केटी उसके गर्दन पर तीर का निशाना लगा देती है, जिससे ड्रैगन उसके चंगुल से छूट जाता है और उसे फिर से नदी में कैद करने लगती है। इसका फायदा उठा के सांची 10 रिंग्स को शैतान के पेट में डाल देता है और उसे फुल पावर देकर उसके पेट में ही एक विस्फोट करता है, जिससे उस शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो मारा जाता है। इसके बाद तालो और 10 रिंग्स के लोग मिलकर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिसने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। सांची और उसकी बहन ने भी अपने पिता को खो दिया। इसके बाद सांची केटी के साथ अमेरिका वापस आ जाता है, पर इस घटना के बाद उसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं होती। उसे ब्रूस बैनर की तरफ से सुपर हीरो टीम में शामिल होने का ऑफर मिलता है। वहीं सियालिंग अपने भाई से ये बोलकर चाइना आती है कि वो अपने पिता के कामों को बंद करवाएगी, लेकिन वो खुद उस जगह की नई लीडर बन जाती है जहां वो लड़कियों को भी ट्रेनिंग देती है और एक नए तरीके से अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाती है और इसी तरह फिल्म की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आप तक अच्छे मूवी एक्सप्लेन के वीडियो लाने के लिए हम काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर व्यूवर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल द एक्सप्लेनर 23 को सब्सक्राइब करें।